चलिए बच्चों, आज कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तटीय क्षेत्र, गर्म व शुष्क क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, उच्च वर्षा क्षेत्र। तो देखिए, सोलर सेल जो आपका सोलर ऊर्जा संयंत्र है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? सोलर सेल का यूज करते हैं। सोलर सेल किस पे काम करेगा? फोटोवोल्टाइक सिद्धांत पे काम करता है, ये भी पता होगा आपको। देखिए, इसमें आंसर तो क्या होगा आपका? गर्म और शुष्क क्षेत्र। ठीक, देखिए सोलर सेल को क्या चाहिए? सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा। सोलर सेल को क्या चाहिए? सोलर सेल को सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा चाहिए। ठीक, सोलर सेल की इफिशियंसी कितनी होती है? कल बताया था मोहित ने, 15% होती है। ठीक, किस सिद्धांत पे करता है? फोटो वोल्टाइक। फोटोवोल्टाइक सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं, ये क्वेश्चन शायद हमने पूछा, तुमने बताया, तुम थे रात में 12 बजे जवाब दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप में। तुम दिए थे कि वो दिया था, विवेक दिया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आपके सैटेलाइट होते हैं बच्चों, वो किस पे काम करते हैं? तो किस पे काम करेंगे? सौर ऊर्जा पे काम करेंगे। तो सैटेलाइट को कहाँ सूर्य की ऊर्जा ही मिलेगी ना, उसमें सोलर सेल लगे होते हैं। अभी जो आपका चंद्रयान भेजा गया था उसमें क्या सोलर के सिस्टम पे तो भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका यूपीपीसीएल में आया हुआ है। कह रहा है कि इस पावर प्लांट में, यहां में लिखना मैं भूल गया, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट। तो सबसे ज्यादा पूंजी की आवश्यकता हमको किस में होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है। ठीक, और मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी सबसे कम होती है? थर्मल की। ठीक, मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है इसकी कम होती है हाइड्रो की। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है इसकी कम होती है। ठीक, और अधिकतर जब स्टार्टिंग में जब करेंगे, ठीक, तो किसकी ज्यादा, जिसमें किसमें ज्यादा होगा आपका? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक, ईंधन क्या होंगे आपके इसमें? थोरियम एंड यूरेनियम। इंडिया में आपके पास क्या है? थोरियम है। अधिक मात्रा में क्या है? थोरियम है। ठीक, अच्छा, सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या था, कहां था? न्यूक्लियर पावर प्लांट किस में था? तारापुर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या यूज किया गया था? 235 यूज किया गया था। कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट से इंडिया में कितना परसेंट बिजली का निर्माण होता है? 2%। कुछ बुकों में आपको 1.8% मिलेगा, कुछ बुकों में आपको 2% मिलेगा। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं हर राइटर का अपना अपना सोच है। ठीक, अच्छा, अगर इसकी हम इफिशियंसी की बात करें तो किसकी इतनी इफिशियंसी होती है? 80 से 90%। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को न्यूट्रॉनों को कंट्रोल करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? इसमें जो है, इसमें न्यूक्लियर में न्यूट्रॉनों को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? न्यूट्रॉनों को कंट्रोल कैडमियम और बोरान, कैडमियम और बोरान की छड़ें प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो इसकी भी इफिशियंसी कितनी होती है? 80 से 90%। ठीक है, ये कहां यूज होता है?
पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? आइडियल पावर प्लांट बोलते हैं इसको। ठीक, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है? सबसे कम होती है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है परमाणु ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल में आया हुआ है। देखिए परमाणु ऊर्जा, ठीक, देखिए परमाणु ऊर्जा की बात कहां से आई? जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें क्या होता है? विखंडन होता है। ठीक, न्यूक्लियर, देखो न्यूक्लियर जो आपका देखो परमाणु विखंडन, ठीक ठीक, देखो विखंडन दो प्रकार का होता है। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? विखंडन होता है। विखंडन जो होता है, देखो संलयन, नाभिकीय संलयन एक होता है, नाभिकीय संलयन, और एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? सूर्य आता है। ठीक, सूर्य क्या नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ठीक, नाभिकीय विखंडन अब देखिए दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है नियंत्रित और एक होता है अनियंत्रित। समझ गए? अनियंत्रित में क्या बनता है? परमाणु बम बनता है। जो हर कोई पाकिस्तान हो, वो सब जो है देश धमकी दे देंगे परमाणु बम छोड़ देंगे। ठीक, जो नियंत्रित होता है वो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया। न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन की स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, बताई थी हमने कल, 13.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड में 13 किलोमीटर भाग जाएगा वो। उसको कंट्रोल करके 2.2 किलोमीटर पर सेकंड लाते हैं, और तुमने 12.2 लिखा था। ठीक, ठीक है, ये सब ने बताया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तुम लोग को पढ़ाया था तब बताया था उसमें। ठीक, अच्छा, अब ये जो आपका रिएक्टर होगा, इसमें जो रिएक्शन होगी उससे क्या होगी? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, अब वही पूछा है वो जो ऊर्जा होती है उसकी यूनिट किस में होती है? तो भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो होगी नहीं। ठीक, तो किस में होती बेटा? वो MeV में होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका आया हुआ है इकोनोमाइजर में। ठीक, अब कह रहा है इकोनोमाइजर, ठीक, का कार्य किसकी दक्षता को बढ़ाना है। देखिए इकोनोमाइजर का काम क्या है ये समझ लीजिए पहले। जो आपकी बेकार गैसेज होती हैं वो चिमनी के द्वारा ऊपर चली जाती हैं। ठीक, उसमें से कुछ जो फ्लू गैसेज होती हैं, ठीक है, उनको थोड़ा ये रिसाइकिल करता है। ठीक है, जो इकोनोमाइजर होता है वो क्या करता है? जो चिमनी के द्वारा जो होती है फालतू गैसेज होती है वो क्या बाहर हो जाती हैं, लेकिन उनमें से जो फ्लू गैसेज होती हैं उनको ये रिसाइकिल करता है, और रिसाइकिल करके किसको दे देता है? बॉयलर को दे देता है। बॉयलर क्या करेगा? पानी को गर्म करेगा। ठीक, तो किसकी दक्षता बढ़ाएगा? ये आपकी बॉयलर की दक्षता को बढ़ाएगा। क्लियर है? ये किसमें होता है? थर्मल पावर प्लांट में। किसमें होता है? थर्मल पावर प्लांट में होता है। ठीक, अच्छा, थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है? 35 से 40%। ईंधन क्या है आपका? कोयला। ठीक है, अच्छा, इसमें जो आपका रोटर का स्पीड होगा वो कितना होगा? 3000 RPM। पोल कितने होंगे? 2। ये सब मैंने बताया आपको। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन देखिए, डेड लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे? ठीक, सस्पेंशन का, पिन टाइप का, साइकिल का, डिस्क का, स्ट्रेन का। देखिए जो डेड लाइन होती है जहां पे घुमावदार लाइन होगी, ठीक, तो जहां घुमावदार होगी वहां पे क्या होगा, टेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और टेंशन को सहने के लिए कौन सा इंसुलेटर हम लोग यूज करते हैं? ये साइकिल साइकिल। हाँ, ये मतलब इस इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, जहां डेडलाइन या जहां पे घुमावदार हो या जहां पे टेंशन ज्यादा हो वहां पे इस इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये क्या करता है, टेंशन के लिए होता है। इसके लिए टेंशन के लिए। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन के स्टार्टिंग में यूज होगा या लास्ट में यूज होगा। स्टार्टिंग में टेंशन ज्यादा होता है, लास्ट में टेंशन ज्यादा होता है। ठीक, ठीक है। अच्छा, सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है? ये आपका वर्टिकली यूज होता है, वर्टिकली यूज होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, हाई ट्रांसमिशन में यूज होता है, हाई ट्रांसमिशन में। ठीक है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, लचीलापन के लिए लाते हैं इसको, लचीलापन। ठीक, पिन इंसुलेटर जो होता है ये आपका 11 केवी और 33 केवी में यूज होता है, सीधी नहीं। ठीक, इसको 66 में भी यूज करते हैं। और जहां पे सीधी लाइन होगी, कहां होगी, जहां पे ये सीधी लाइन होगी वहां पे इसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर इस पे ज्यादा टेंशन पड़ेगा, ठीक, तो ये टूट के गिर जाएगा। समझ में आया? साइकिल, साइकिल जो इंसुलेटर होता है ये किसी भी एंगल पे इसको घुमा सकते हो, किसी भी एंगल पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बिलो 650 वोल्ट यूज होता है। कुछ बुकों में आपको 415 वोल्ट बताएगा, मतलब 650 के नीचे क्या है, 415 है, तो 415 वोल्ट तक यूज होता है। कह दो या 650 वोल्ट के नीचे या 415 वोल्ट तक इसका यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? देखिए बहुत, आज चलिए इंडक्शन मोटर को भी कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, अभी तक अपने ट्रांसमिशन लाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत क्वेश्चन करा दिए, अब थोड़ा मशीन के भी कराया जाए। कह रहा है 3 फेस इंडक्शन मोटर की बॉडी किसकी बनी होती है? देखिए अगर हम संरचना की बात करें तो आपकी डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर की संरचना लगभग समान होती है। ठीक, जब मैंने आपको इंडक्शन मोटर का लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर की संरचना क्या होती है, समान होती है। लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल इंडक्शन मोटर का किसके समान होता है, ट्रांसफार्मर के समान होता है, बताया था। ठीक, अब यहां पूछ रहा है कि बॉडी, बॉडी मतलब फ्रेम, ढांचा किसका बना होगा? तो हमने तुमको क्या बताया था कि डीसी मोटर में कास्ट आयरन का बना होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कास्ट आयरन का। ठीक, अब देखो डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर। ठीक, अब देखो इसमें क्या था, आर्मेचर था, है ना? इसमें क्या होगा, रोटर होगा, है ना? आर्मेचर किसका बना था, सिलिकॉन स्टील का बना था ना? तो इसमें भी किसका बनेगा, सिलिकॉन स्टील का बनेगा। अगर हम फ्रेम की बात करें, फ्रेम मतलब ढांचा, तो किसका बना था, कास्ट आयरन। उसमें भी किसका बनेगा, बॉडी, ढांचा, कास्ट आयरन। इसमें क्या था, कम्यूटेटर था, ये किसका बना था आपका, हार्ड रॉक कॉपर का बना था।
इसमें क्या होगी, स्लिप रिंग होगी, है ना। हाँ। इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग कितनी होती है, 3 होती है, बताया था ये सब। ये किसका बना होता है, फास्फर ब्रांच। ब्रॉन्ज का। क्लियर है, समझ में आया। देखिए क्वेश्चन ये भी है, स्टार्टिंग में स्लिप का मान होता है, ठीक, 1 होता है, 2 होता है, 0.5 होता है और 0 होता है, ठीक। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग में स्लिप का मान होता है, ऑप्शन दे देंगे आपको 100%, ठीक, 200% दे देंगे, 50% दे देंगे और 0 दे देंगे। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दे देंगे, ठीक। तो आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना कैसे करना है, ठीक। अब देखिए, चलिए, डोंट वरी, आई एम हियर, ठीक। देखो स्लिप बराबर क्या होता है बेटा, NS NS माइनस NR अपॉन NS, ठीक। यहां पे NS क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है NR से, ये सब पता है ना तुम लोग को। NS इक्वल टू क्या होता है, 120 F/P। ये आपका पोल हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक। अब इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, वो बताते हैं, ठीक। अब जब मोटर स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हुई नहीं है, स्टार्टिंग होने वाली है, स्टार्ट हुई नहीं है, स्टार्टिंग, समझ गए। उस कंडीशन में NR की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। क्लियर है, एक स्टार्टिंग कंडीशन होती है, एक रनिंग कंडीशन होती है, सब बताया हमने तुमको, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो NS अपॉन NS हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक। मतलब इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग 100% भी बोल सकते हैं, इसी को अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो ये आप क्या हो जाएगा, 100% होगा, ठीक, समझ में। 100% कैसे आया, परसेंटेज में निकाल लो स्लिप को वैल्यू, तो 100% नहीं हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% हुआ कि नहीं हुआ, कैसे आया, समझ में आया। 100% कैसे हो, समझ में आया ना। अगर इसको स्लिप को परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से करोगे तो क्या 100% आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ये कि सिंक्रोनस जो आपका डीसी वो इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। कैसे कर दोगे, N is directly proportional to F and is inversely proportional to P, ठीक। फ्रीक्वेंसी मतलब वोल्टेज को कंट्रोल करके, ठीक। फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग होगी, वोल्टेज के अकॉर्डिंग, तो वोल्टेज को कंट्रोल करके मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, वोल्टेज घटाओगे तो स्पीड घटेगी। पोल्स की संख्या को अगर कम कर दो तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया, इससे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। और इससे बेटा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपको, इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक। अच्छा, ये स्पीड किसकी है, ये आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, किसकी है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है NS इक्वल टू 120 F/P, जो एयर गैप से होते हुए रोटर पे जाता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा कि पूछा भी गया है कि इंडक्शन मोटर में एयर गैप डीसी मोटर की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है, ठीक। अच्छा, स्थिर हानियों को इंडक्शन मोटर में डैश डैश से ज्ञात किया जाता है। देखिए स्थिर हानियां क्या होती हैं, स्थिर हानियां को बोलते हैं हम लोग आयरन लॉसेस। पहले समझ लीजिए कौन क्या होता है, जो आपकी आयरन लॉसेस होती हैं इनको हम लोग
कोर लॉसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल कोर लॉसेस या फिक्स्ड लॉसेस। फिक्स्ड को हिंदी में बोलते हैं स्थिर हानियां। ठीक ठीक। कोर इसलिए बोलते हैं कि ये कोर में होती हैं। ठीक है। फिक्स्ड इसलिए बोलते हैं कि ये लोड पे डिपेंड नहीं करती। ये लोड पे डिपेंड नहीं होती। ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर हानियां इंडक्शन मोटर में किस टेस्ट से? तो ये आपका ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है, इससे हम लोग लौ हानियों को ज्ञात करते हैं। ठीक। अच्छा, अब देखिए लौ हानियां दो प्रकार की होती हैं, एक हिस्टोलिसिस लॉसेस होती है, एक एडी करंट लॉसेस होती है, आपको पता होगा। ठीक। अच्छा, ब्लॉक रोटर टेस्ट, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें रोटर को ब्लॉक कर दिया था, रोटर को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक। अच्छा, इसमें कौन सी लॉसेस ज्ञात करते हैं? कॉपर लॉसेस को हम लोग वेरिएबल लॉसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तनीय हानियां। ठीक है, वेरिएबल लॉसेस, ये लोड पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्लिप का मान क्या होता है? 1 होता है। ब्लॉक रोटर टेस्ट में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि स्लिप का मान कितना होता है, तो आपका 1 होता है, क्योंकि एनआर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक। अच्छा, अब जो शॉर्ट सर्किट, ये जो आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट है, ये आपका ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट सेट टेस्ट के समान होता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अच्छा, और अगर हम इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखें, इंडक्शन मोटर ये किस पे होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे होता है। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर की बहुत सी सिमिलैरिटीज इसके साथ होती हैं। ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें स्टेटर होता है रोटर, और उसमें क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में होती है ना, प्राइमरी वाइंडिंग होती है। इसमें क्या होता है? रोटर होता है, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। बस डिफरेंस क्या है? ये मोशन करता है, ये मोशन नहीं करती है। ठीक है। देखिए, कह रहा है मध्यम आकार की इंडक्शन मोटर का स्लिप होगा 0.03%, 4%, 0.5%, 10%। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इंडक्शन मोटर की जो समान स्लिप का मान होता है वो कितना होता है? मुझे बताओ। इंडक्शन मोटर की जो स्लिप होती है, बताया था कितना परसेंट होती है? 3 से 5%। ठीक। जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर, उसमें स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? 3% से लेकर 5%। इस रेंज के बीच में जो लाई करेगा वही आंसर होगा। ये तो कर नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये। ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 4%। ठीक है।